याद आ गया क्या? याद आ गया? यस सर। ऐसे ही बीटा के लिए तुमने फॉर्मूला सिंपल किया भी था, सिंपल तुमने रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर देना था और कुछ नहीं करना था, है ना। डेल्टा एम के लिए जनरली जो होता है, जो नॉर्मल, अगर मान लो रिएक्टेंट हमारा ये मान लो हमारा रिएक्टेंट है एम ऑफ एक्स, है ना, माइनस एम ऑफ वाई। वाई। देख लो यहाँ पर दिख रहा है सबको, इंटू सी स्क्वायर तो बात की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है सबको, यही किया था हमने। देख लो देख लो देख लो अच्छे से, ये रहा लास्ट में सोल्व करके यही आया था ना, एम ऑफ एक्स माइनस एम ऑफ वाई इंटू में सी स्क्वायर। लेकिन बीटा में क्या आ रहा था, माइनस का एक और चीज आ रही थी जिसको क्या बोलते थे, 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीटा नेगेटिव, ये किस में आया था, बीटा पॉजिटिव में, और बीटा नेगेटिव में नॉर्मल वाला आया था। सर दोबारा लिख देते हैं, कोई बात नहीं। इंटू में सी स्क्वायर, ये तो हमने लिख दिया। ये किसके लिए थी, बीटा नेगेटिव के लिए। बीटा पॉजिटिव के लिए हमारे पास क्या आया था बच्चों, Q इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स माइनस एम ऑफ वाई माइनस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद आ गया? किसी को कोई भी डाउट है तो इसके अंदर देख लो, अभी भी ये वाली इक्वेशन हमने यहीं से उठाई है, बिल्कुल एग्जैक्टली देख लो। कुछ भी डाउट है तो बताओ, चले आगे। यस सर। अच्छा, यहाँ पर सी स्क्वायर तो लिखना भूलिए, सी स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर। मैंने साथ साथ मेंशन कर दिया ग्रीन कलर से कि क्या चेंज आया है बस। चलो आओ देखते हैं। वाई सबको समझ में आ गया, डॉटर न्यूक्लियाई है, और एक्स हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई है। चलो, और डेल्टा एम मास डिफेक्ट था। अब ये वाला फॉर्मल क्वेश्चन दिया था हमने घर से, देखो इसमें क्या है, बीटा नेगेटिव है या बीटा पॉजिटिव है, पहले तो देखो। बीटा नेगेटिव दिखता है। बीटा नेगेटिव, तो फॉर्मूला सर क्या निकालना है इसमें बताना। पहले तो बीटा डी की इक्वेशन एंड डिटरमाइन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और तुम्हें पता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, क्यू वैल्यू की, है ना। क्यू वैल्यू ही है जो टोटल एनर्जी रिलीज होती है, वही किस में कन्वर्ट हो जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी में ना। याद है सबको? तो क्यू वैल्यू इसकी निकाल दो सर। क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेल्टा एम स्क्वायर में है ये। बीटा नेगेटिव के अंदर क्या होता है, एक्स किस में टूटता है बच्चों, एक तो वाई में, और क्या होता है साथ में, एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अभी तो अल्फा में तो हम देखते थे कि वाई की कुछ काइनेटिक एनर्जी हो गया किसकी, लेकिन बीटा डीके में तो सारी की सारी क्यू वैल्यू कौन लेके जाता है, सारी की सारी एनर्जी सॉरी कौन लेके जाता है, इलेक्ट्रॉन ले जाता है, क्योंकि बाकी सारी हैवी, ये हैवी पार्टिकल था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी है सर। और न्यूट्रिनो के पास तो रेस्ट मास 0 है, उसकी तो बात ही नहीं करूंगा, तो किसकी बात करूंगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की। वैसे मैं जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैं न्यूट्रिनो की भी बात मुझे एक्चुअल में करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि जो मेरे एनर्जी कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है तुम्हें पता है सबको, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड डॉटर में, इलेक्ट्रॉन एंड, एक दिन का गैप है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। अब वैसे क्यू वैल्यू इसकी पहले निकाल के देख लो। क्यू वैल्यू क्या फॉर्मूला होता था, डेल्टा एम सी स्क्वायर निकालोगे इसका, एम एक्स माइनस एम वाई इंटू में एम एक्स के लिए अगर तुमने अगर किसकी बात करनी है, अगर यू में दे रखा है तो सीधा क्या फॉर्मूला लग लो, सी स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, कौन सा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एम एक्स की वैल्यू तुम्हें गिवन है, ये रही न्यूक्लियस का मास, पेरेंट न्यूक्लियस का, और एन ए की वैल्यू गिवन है। इन दोनों को बस क्या करना है तुमने, माइनस करना था और किससे मल्टीप्लाई कर देना था, 931। यही होमवर्क था, देख लो यही किया है क्या इसने। इन दोनों को माइनस करके 931.5 यानी 931 से मल्टीप्लाई कर दिया। देख लो किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो बोलो। नो सर। किसी को कोई डाउट है बच्चे, बाकी सब किसी को देख लो अच्छे से।
क्या हमने क्या फॉर्मूला यूज किया है, क्यों किया है और कैसे किया है? माइक ऑन करके बोलो अगर डाउट है तो भी और डाउट नहीं है तो भी। डाउट है किसी को? चलो अब एक बात बताओ मुझे, अभी तो आपने कहा है कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, तो अभी तो ये जो आपने क्यू वैल्यू निकाली है ये आपको कैसे पता है ये सिर्फ किसको मिली होगी? इलेक्ट्रॉन को। ये तो डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी ना, ये तो टोटल क्यू वैल्यू है, ये तो इसमें से कुछ तो किसको मिली होगी? इलेक्ट्रॉन को, और कुछ किसको मिली होगी? एंटी न्यूट्रिनो। तो आपने क्यू वैल्यू किसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, ये क्यू वैल्यू के इक्वल कैसे आ गया? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पूछा है। क्या पूछा है? मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मैक्सिमम कितनी ले सकता है? जितनी क्यू वैल्यू है, इसीलिए हमने सीधा क्या लगा दी बच्चे इसकी क्यू वैल्यू। अगर मेरे से सिंपल पूछता ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं सीधा ये क्यू वैल्यू नहीं निकाल सकता था। उस क्यू वैल्यू के अंदर दोनों की बात होती, किसकी भी? इलेक्ट्रॉन की भी बात होती और एंटी न्यूट्रिनो की भी बात होती। लेकिन इसने क्योंकि मेरे को मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम कितनी आ सकती है? जितनी उसकी क्यू वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या? यस में आ रहा है मैक्सिमम, इसीलिए क्यू वैल्यू के इक्वल रखा। लेकिन अगर मैक्सिमम ना पूछा होता तो मैं क्यू वैल्यू को किसके इक्वल रखता? इलेक्ट्रॉन की भी और एंटी न्यूट्रिनो। बट वो बात अलग रहती है, क्योंकि हम अभी क्यों नहीं बात मान करते, क्योंकि जब हम रेस्ट मास की बात करते हैं तो एंटी न्यूट्रिनो का हम रेस्ट मास भी क्या लेके चलते हैं? हम बिल्कुल याद है तो किसी को? एंटी न्यूट्रिनो का रेस्ट मास क्या होता था? जीरो। उस केस में हम मास के बारे में उसकी बात नहीं करते। तो दो तीन रीजन आएंगे, आगे हम पढ़ेंगे भी सही। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन सबको अभी मैक्सिमम पूछा है, इसलिए सिर्फ ये आप दिमाग रख लो, जैसे भी मैक्सिमम पूछा हो तो सिर्फ क्या निकालना है? उसका क्यू वैल्यू। अगर न्यूट्रिनो के बारे में बात करेगा एंटी न्यूट्रिनो, तो उसको कुछ बताएगा, वो हिंट देगा मास के बारे में, क्योंकि एंटी न्यूट्रिनो का तो रेस्ट मास क्या होगा? जीरो बस। आओ यहाँ पर देखते हैं, ये भी हमने दिया था। ये क्या सर? कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास दे रखा है उसका, न्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का। इसमें क्या था? ये कर लिया था क्या सबने? बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है अल्फा पार्टिकल की। कैसे निकालोगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल? सोचो, बाइंडिंग एनर्जी का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एम सी स्क्वायर। अल्फा पार्टिकल हीलियम 2 पॉजिटिव होता है ना? बोलो हाँ या ना? यस सर। इसके अंदर क्या होगा सर? प्रोटॉन के बारे में बात करोगे और न्यूट्रॉन के बारे में भी बात करोगे क्या? सोचो थोड़ा सा। करोगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं करोगे? यस सर करेंगे। तो बस जो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता था वही होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। यहाँ पर डेल्टा एम की वैल्यू पुट करो, यहाँ सी स्क्वायर। अगर सी स्क्वायर नहीं पुट करना तो डेल्टा एम इंटू में क्या कर दोगे? 931। ये लिखा हुआ है क्या? डेल्टा एम इंटू 931। और वो तुम्हें फॉर्मूला भी पता है। अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं रहा, डेल्टा एम निकालना तो हमने बहुत पहले सीख लिया था। क्या होता था? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। और प्रोटॉन कितने होते हैं? जितना उसका एटॉमिक नंबर। ये कितना होता है? A माइनस जेड। याद आ गया? तो वही लिखा हुआ है सर। हीलियम के लिए जेड 2 हो जाएगा। तो देखो हीलियम के लिए जेड की वैल्यू लिख रखी है 2, ए होता है 4 में से 2 गया फिर से। और मास ऑफ न्यूक्लियस इसने मेंशन किया ही हुआ है कितना? 4.001। ये होमवर्क में दिया। यहाँ पर लिख दोगे 4.0015। जेड कितना है हीलियम के लिए? 2। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना दे रखा है? 4 ना, ध्यान से देखो 1.0 1.0073 प्लस A माइनस जेड, यानी कितना हो जाएगा? हीलियम का मास नंबर कितना होता है? 4 और जेड 2 होता है, तो A माइनस जेड 2। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 1.0087 और माइनस ये है ही। हो जाएगा क्या ये होमवर्क? यस सर। ये होमवर्क क्वेश्चन थे हमारे बच्चे। इसमें तो किसी ये आपने पीडीएफ में मेंशन नहीं किया था। वो क्रॉप हो गया होगा शायद, तभी ऐसा हो गया होगा। बट अब क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट? ये तो बहुत पहले कर लिया था हमने क्वेश्चन, जब हमने न्यूक्लियर चैप्टर की स्टार्ट की तो सबसे पहले यही तो किया था, बाइंडिंग एनर्जी वाली बात, राइट? याद है सबको? यस
ये तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। चलो फिर अब आज का टॉपिक हमने बात करनी है रेडियो एक्टिव डीके के बारे में, लेकिन उसका लो। भाई अभी हम तो रेडियो एक्टिव डीके तो पढ़ ही रहे थे अभी तक, लेकिन अभी हम ये बात कर रहे थे कि कैसे अल्फा पार्टिकल निकलेगा, कैसे कब बीटा पार्टिकल निकलता है और कब गामा पार्टिकल निकलता है ना। लेकिन अब बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिव डीके की। चाहे अल्फा पार्टिकल निकल रहे, चाहे कौन निकले सर, बीटा पार्टिकल निकले, और चाहे क्या निकले, गामा पार्टिकल निकले, लेकिन निकल तो किसी न्यूक्लियस से रहा है, और न्यूक्लियस धीरे धीरे टूट रहा है, डिके हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो न्यूक्लियस का तो टूटना, उसके अंदर से रेडिएशन निकलना, या बोल दो बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, कोई पार्टिकल्स निकलना, उसी को बोलते थे रेडियो एक्टिविटी। अब इस रेडियो एक्टिविटी को समझेंगे हम कि मतलब अब न्यूक्लियस धीरे धीरे टूट रहा है, तो एक टाइम तो ऐसा भी आएगा ना, टूटने का मतलब समझ रहे हो, उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो कम हो रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उसमें कम। जैसे कोई भी मैं एटम की बात कर रहा हूँ, वो टूट रहा है सर, टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है, उसमें कम हो रहे हैं धीरे धीरे धीरे। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा सर, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसी के बारे में देखेंगे कब वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जब वो पूरी तरह खत्म हो जाता है कि खत्म हो गया मतलब, और जब मान लो कि अब टोटल पहले उसका अमाउंट था, वो अपने अमाउंट से 50% रह जाता है, क्या हो जाता है सर, 50% रह जाता है, समझ रहे हो। तो इसको क्या बोलेंगे सर, उसकी हाफ लाइफ। समझ रहे हैं, पता है तुम्हें ये सब, तो हाफ लाइफ के बारे में केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा तुमने। यस सर। मैं फॉर्मूला बताता हूँ, 0.63 हाँ, 0.693 अपॉन में क्या होता था, यहाँ पर लैम्डा लिखते हो बस के को, ठीक है। वही थोड़ा थोड़ा बेसिक है। तो पिछला लेक्चर हमारा न्यूमेरिकल का था, तो आज का लेक्चर हमारा थोड़ा सा रहेगा थ्योरेटिकल, क्योंकि मैं लाया तो हूँ क्वेश्चन, अगर हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो जाए तो हम क्वेश्चन भी कर लेंगे, बट मेरे को लगता नहीं हो पाएगा टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या कहता है, हमने इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी, हमें सिर्फ दिमाग में रखना है ये। देखो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके और द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ध्यान से सुनना ये क्या लिखा हुआ है, डिकेइंग पर यूनिट टाइम, कितने न्यूक्लियाई डिके हो रहे हैं, समझते हो। डिके का मतलब टू खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं ना। Decaying per unit time at any instant is directly proportional to the number of nuclei present at that instant। मतलब सर कि किसी भी टाइम कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके हो रहे हैं पर यूनिट टाइम। तो अब ध्यान से देखना, पर यूनिट टाइम का मतलब, मान लो किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, स्मॉल अमाउंट की बात कर रहा हूँ, डीएन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके हो रहे हैं, और कितने टाइम में, dt टाइम में। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं। यस सर। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के, और n क्या है सर, न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। मतलब सर अगर मैं 10 महीने की बात कर रहा हूँ, या समझ लो 10 डेज की बात कर रहा हूँ, तो 10 डेज के बारे में मैं चेक कर रहा हूँ कि कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई टूट रहे हैं, तो वो किसके प्रेजेंट होगा सर, जितने 10 दिन के बाद न्यूक्लियाई पड़े होंगे उसके डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं 20 दिन के बारे में बात कर रहा हूँ कि 20 दिन के बाद रेडियो एक्टिविटी का डीके कितना हो रहा होगा, रेडियो एक्टिविटी क्या होगा, तुम क्या बोलोगे, जितने 20 दिन के बाद न्यूक्लियाई पड़े हैं, एक्टिव पड़े हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर 40 दिन की बात करूंगा तो पहले चेक करूंगा कि 40 दिन के बाद कितने न्यूक्लियाई मेरे पड़े हैं। समझ में आ रही है की बात सबको। यस जितने नंबर, कितने नंबर डिके हो रहा है पर्टिकुलर टाइम में, वो किस पे डिपेंड करता है सर, तुम्हारे एक्टिव न्यूक्लियाई कितने पड़े हैं। मतलब अगर मान लो टोटल 100 न्यूक्लियाई, कितने टोटल नंबर कितना था सर, 100 था, कितना था 100 शुरू में। अब तुमको बताया कि बताओ नंबर 10 दिन के बाद कितने न्यूक्लियाई डिके हो रहे होंगे, उनका रेट क्या होगा, dn बाय dt क्या होगा, dn बाय dt, रेट पर बोलो भी है ना, dn बाय dt क्या होगा, कितने दिन के बाद बोल रहे हो, 10 दिनों के बाद। तो पहले तुम क्या देखोगे, 10 दिन के बाद मेरे न्यूक्लियाई बचे कितने हैं। सपोज करो 10 दिन के बाद तुम्हारे न्यूक्लियाई बचे हो 25, तो ये dn बाय dt किसके प्रोपोर्शनल होगा, 25 वाली अमाउंट की। फिर धीरे धीरे 20, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे 15, फिर और कम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे 50, तो सॉरी 15 कह रहा हूं, 15 के बाद क्या होगा, 5 हो गया मान लो, और कम हो जाएगा।
तो उस टाइम पर, जिस टाइम की तुम बात कर रहे हो, उस टाइम पे मेरे कितने न्यूक्लियाई पड़े हैं इस पर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes, yes. Yes, sir. तो dn बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। हालांकि मैं यहाँ पर माइनस dn बाई डी टी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे नंबर क्या हो रहा है उनका, कम हो रहा कम हो रहा है। है। तुम प्रोपोर्शनल हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगता है बच्चे, तो उस कांस्टेंट को तुम बोलते हो लैम्डा। यहाँ पर क्या बोलते हो? Lambda. तो dn बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन। ये माइनस इधर लिख दो तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस लैम्डा ऑफ एन। और लैम्डा क्या है सर? इसको बोलते हैं डिके कांस्टेंट। क्या बोलोगे? Decay Decay constant. Decay constant. समझ में आ रहा है? फिर यहाँ से इस इक्वेशन को हमने किया है अच्छे से। तुम ये इसको लिखोगे, अब दोनों साइड तुम log ले लो। क्या ले लो? log ले लो। Log. फिर उसको 0 से t टाइम के लिए इंटीग्रेट कर दो, तो वहां से तुम्हारी ये इक्वेशन आएगी n इज इक्वल टू एन नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। तुमको उस इक्वेशन को दिमाग में करना कुछ नहीं है। तुमने यहाँ पर देखो, तुमने यहाँ पर dn बाई, अगर किसी को डेरिवेशन या दिक्कत रहती है ना कि कैसे कैसे होगा सर, ये n को इधर लेके आओ और लैम्डा को वहां ले जाओ, तो लैम्डा इंटू डी टी। अब दोनों साइड क्या कर दो बच्चों? इंटीग्रेशन। तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। अब t की बात कर रहे हैं, 0 से लेकर t टाइम तक इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। अब n की लिमिट क्या डाले? तुमने लिमिट चैप्टर में मैथ्स में सीखा भी होगा, लिमिट्स कैसे डालते हैं, सीखा है? लिमिट चैप्टर हो गया तुम्हारा मैथ्स में? अब सर हाँ, तो तुम्हें पता होगा। तो देखो यहाँ पर जब टाइम n अगर टाइम का फंक्शन है तो n की लिमिट्स भी किसके अकॉर्डिंग चलेंगी सर? टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं यहाँ पर जो लिमिट डालूंगा वो टाइम इज इक्वल टू किस पे होगा? 0 पे। तो टाइम इज इक्वल टू 0 पर न्यूक्लियाई मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे या मिनिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे? धीरे मिनिमम। धीरे 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 सुनो, धीरे 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 न्यूक्लियाई कम हो रहे हैं। तो जब टाइम 0 था तो मैक्सिमम न्यूक्लियाई होंगे या मिनिमम? मिनिमम। सोचो ध्यान से। नहीं, मैक्सिमम होंगे सर। मैक्सिमम होंगे ना, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहे हैं वो? कम हो रहे हैं। कम हो रहे हैं। तो पहले मैक्सिमम थे, उसके बाद धीरे धीरे कम होंगे ना। तो टाइम 0 पर वो मैक्सिमम होंगे। मैक्सिमम जो उनका ओरिजिनल अमाउंट को बोल दो एन नोट। कब था ये? जब टाइम कितना था? 0। तो यहाँ पर लिख दूं एन नोट। और सपोज कर लो टी टाइम के बाद कुछ न्यूक्लियाई बच गए, वो है एन। क्या है? एन। तो ये लिमिट हो गई इसकी एन नोट टू एन। क्लियर है क्या? यस सर। देख लो अच्छे से, किसी को कोई डाउट है तो चलें आगे। तो dn बाई एन क्या हो जाता है हमारे पास? n। इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बताओ इसका dn बाई एन का कैसे होगा? log of n। और यहाँ पे माइनस लैम्डा कॉमन, मतलब माइनस लैम्डा बाहर आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t होता है। तो ये एन नोट से कहाँ हो जाएगा? लिमिट। और यहाँ पर लिमिट कहाँ आ जाएगी? 0 से t तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। ये क्या था? log n। पहले क्या लिखूं? n, फिर बाद में क्या लिखूं? n नोट। तो ये ऐसे आ जाएगा सर, log ऑफ, मैं लिख देता हूँ, log ऑफ n नोट। n था ना, कहाँ से कहाँ तक थी लिमिट? n नोट से n तक। माइनस लैम्डा t की लिमिट कहाँ थी? 0 से t तक। अब देखो कैसे करोगे? log ऑफ अपर लिमिट n माइनस लोअर लिमिट क्या है? n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। ये तो सिंपल क्या रह जाएगा? टी। समझ में आ रहा है? अब दोनों जगह क्या ले लो? एक्सपोनेंशियल ले लो, एक्सपोनेंट ई। सर अपॉन में नहीं आएगा n अपॉन n नॉट? क्यों? वो तो अभी करेंगे, आप करेंगे। तुम कह रहे हो log a माइनस बी को लिख दो log a बाय बी, ऐसे कह रहे हो ना? यस सर। ऐसा बोल रहे हो ना? इसको ऐसे लिखो अच्छे से, अब तुम समझ जाओगे। log n माइनस log n नॉट। अब ठीक है? यस सर। अब इसको log a माइनस log b क्या होता है? log a अपॉन b। a अपॉन b। यहाँ तक वो रिटर्न में ऐसा हो गया माइनस लैम्डा टी। अब दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लोगे तो log से एक्सपोनेंट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो n बाय n नोट किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? यहाँ पर एक्सपोनेंशियल होगा e की पावर माइनस लैम्डा टी। और इसी को क्या लिख सकता हूँ? n इज इक्वल टू n नोट e की।
minus lambda t. यही इक्वेशन वो आ गई, दिख रही है? This is 1 upon e की पावर lambda into t भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं बिल्कुल, पर क्यों लिखना है इतना कंफ्यूज करने के लिए? ठीक है, जैसे माइनस पर यहाँ तक क्लियर? क्लियर। हाँ, अभी तुम एक और इक्वेशन देखोगे वो बिल्कुल इसकी तरह आएगी, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। बोलो, किसी को कोई भी डाउट है? नो सर। और जिसको डेरिवेशन में डाउट भी है ना, तुमने डेरिवेशन इसके दिमाग में सिर्फ रखनी है कि ऐसे होता है, लर्न नहीं करनी किसी को भी। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो छोड़ सकते हो डेरिवेशन को, तुमको ये इक्वेशन याद रहनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस इक्वेशन पे आएंगे। क्या है इक्वेशन? n इज इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। देखो टी टाइम में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बच गए थे? मिनिमम कितने थे? ना मिनिमम तो नहीं बोलोगे, n बच गए थे। तो ये क्या है? n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर टाइम t. t, या एट टाइम t लिख दो तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, और n नोट क्या था? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम 0. ठीक है, और लैम्डा क्या था? Constant. D के constant. क्लियर है क्या सबको? ये इक्वेशन दिमाग में रहनी चाहिए। n वो अमाउंट नहीं है कि कितना डिके हो गया है, n वो अमाउंट है जितना बच गया है। समझ रहा है? समझ रहा है सबको ये बात? हाँ जी सर। भाई Yes, अगर sir. 100 में से 30 डिके हो गया तो n क्या 30 होगा क्या? 70 होगा। 70। ये बात दिमाग में रखना, अगर 100 में से 30 डिके हो गया तो n क्या होगा? 70 होगा। n वो चीज है जो बच गई। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, n क्या है? जो बच गया। चलो आगे। अब यहाँ पर वही इक्वेशन है। अच्छा, इसी इक्वेशन में हमने जैसे ये वाला किया था, log e वाला, ये वाला किया है ना बच्चे, सेम दिख रही है ये इक्वेशन? यही इक्वेशन यहाँ लिख रखी है बच्चे, दिख रही है? सेम दिख रहा है क्या सबको? हाँ या ना? देख लो, हाँ जी सर, इक्वेशन दिख में रहा कोई है। फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है, सेम। अब लैम्डा टी को इधर ले गए बस, ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, और ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से क्यों बनाई है ये इक्वेशन? था टी का फॉर्मूला बनाने के लिए। तो टी का फॉर्मूला है ये, तुमने लर्न नहीं करना बिल्कुल भी, बट तुम्हें कई बार तुमको दिमाग में रख जाता है। तो यहाँ पर देख लो क्या लिखा हुआ है, टी इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा नेचुरल लॉग एन नोट बाय एन। हालांकि इसके ऊपर से ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं बता दूंगा इसके ऊपर से कैसे क्वेश्चन आएंगे, फिर भी तुम्हें यहाँ पर दिमाग रखना होगा। तो देख लो अच्छे से, इस इक्वेशन से भी वही काम हो जाएगा जो पहली इक्वेशन से हो रहा है। कौन सी? एन वाली से, सेम टू सेम। यहाँ पर भी एन की रिक्वायरमेंट है, एन नोट की रिक्वायरमेंट है, और टी और लैम्डा की रिक्वायरमेंट है। सेम यहाँ पर भी एन नोट, एन, टी और लैम्डा। तो उस इक्वेशन से भी वही काम होगा जो इस इक्वेशन से होगा। बट तुम्हें यहाँ पर जरूरी, कभी कभी मैं बताऊंगा आगे कि ये क्यों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, लास्ट में पता लगेगा तुम्हें। बट इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हारे से सारे क्वेश्चन बनने के लिए इसी से आ जाएंगे, इससे कोई क्वेश्चन बनने नहीं आएगा। क्लियर है? बट किसी को ये चीज समझ ना आए वो मेरे से पूछ लो कि कैसे आई है ये इक्वेशन। सर हमारी वो पिछली वाली इक्वेशन थी बिल्कुल ये वाली, इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके हमने, बस यहाँ से समझ लो किसकी वैल्यू निकाली है तुमने, टी की वैल्यू निकाल दी और कुछ नहीं किया। क्लियर है? यस सर। अगर नहीं पता चलता फिर भी यहाँ से देख लो भाई क्या किया हुआ है। लैम्डा टी को उधर ले जाओ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? log एन नोट माइनस log एन। log ए बाई बी को, log ए माइनस log बी को क्या लिखोगे? log a by ये लैम्डा कहाँ आ जाएगा? नीचे आ 1 जाएगा by lambda. बस। तो ये टी ए की वैल्यू आ जाएगी। दिख रही है अब तो कोई दिक्कत नहीं है। No sir. वही इक्वेशन, बट लर्न नहीं करना क्योंकि सेम इक्वेशन है। ग्राफ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आओ ग्राफ के बारे में देखते हैं। देखो टाइम के साथ जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? कम हो रहे हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो बचे हुए हैं वो कम हो रहे हैं टाइम के साथ। पहले 100 थे, फिर 30, फिर 40, फिर 20, फिर 10, फिर 5, फिर खत्म हो रहे हैं। ऐसा हो रहा है ना? और खत्म कब हो रहे हैं मेरे को भी पता नहीं। तो देखो ये टाइम के साथ पहले कितने थे? एन नोट, उसके बाद धीरे 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 क्या हो रहे हैं बच्चे? ये कम कम हो गए। और ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता एग्जैक्टली कब खत्म होंगे, है ना?
इसमें लगने में तो अभी अगले पल भी मैंने बताया था ना, होने को तो अगले पल भी हो सकता है और ना लगने को तो टाइम कहाँ तक जा सकता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक। तो ये ग्राफ किसका है, कितने न्यूक्लियाई बच गए, कितने न्यूक्लियाई बच गए। ठीक है। और यहां पर देखो, यहां पर वैल्यू बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि ये ग्राफ है कितने न्यूक्लियाई डिके हो रहे हैं। वेरी गुड, कितने न्यूक्लियाई डिके हो गए। तो पहले ध्यान से सुनना, पहले अगर 100 न्यूक्लियाई थे, फिर 70 हुए, फिर 60 हुए, फिर 50 हुए, फिर 40 हुए, तो ये तो अमाउंट क्या हो रहा है, डीके वाला, मतलब जो बच गए। तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है, बढ़ रहा है, पहले बताओ। कम हो रहे हैं। कम हो रहा है। लेकिन जब 100 थे तो कितने न्यूक्लियाई डिके हो गए होंगे, 0। लेकिन जब 70 बच गए तो कितने डिके हो गए होंगे, 30। जब 60 बच गए तो कितने डिके हो गए होंगे, 40। जब 50 बच गए तो कितने डिके हो गए होंगे, 50। जब 40 डिके हो गए होंगे तो कितने बच गए होंगे, 40 बच गए होंगे तो कितने डिके हो गए होंगे, 60। तो ये है कितने डिके हो रहे हैं। तो डिके वाला अमाउंट देखो बढ़ रहा है या घट रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसलिए ये वाला ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सेम पैटर्न में, बिल्कुल सेम पैटर्न दिख रहा है क्या, यस Yes. सर। ठीक है। अब किसी को यहां तक कोई डाउट, नहीं सर। चले आगे। अब ये वाला ग्राफ तुम देखो, एल और टी के बीच में ग्राफ देखो कैसा बना हुआ है तो स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग है। तो बताओ मेरे को एल एंड टी के लिए हमने ग्राफ कहाँ बनाया हुआ है, यहाँ पर कैसे इक्वेशन से आएगा, सोचो थोड़ा सा, कैसे बनाओगे, बताओ बताओ बताओ, सोचो थोड़ा सा, ये ग्राफ कहाँ से आया हुआ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, साफ ही दिख रहा है सब कुछ। So T is inversely proportional to N. टी को इनवर्सली, जो भी चीज होगी वो टी के इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। देखो इस इक्वेशन को देखो, log ई एन और log ई एन नॉट माइनस लैम्डा टी, दिख रहा है ये, यस सर। है ना। जब टाइम यहाँ पर इसको एल एन में तो कन्वर्ट कर सकते हो ना, 2.303 से मल्टीप्लाई करके, याद होगा ये सब तो, है ना। तो अब ध्यान से देखना, जब मैं बात कर रहा हूं एल एन और टी, यहां पर देखो एल एन और टी के बीच में कैसा रिलेशन होगा, टाइम के साथ जो नेचुरल लोग, मतलब टाइम के साथ जो नंबर है वो घट रहा है या बढ़ रहा है, पहले तो ये बताओ, कम हो रहा है। कम हो रहा है। अभी इसी इक्वेशन को देखो अगर तुम ध्यान से, यहां पर मैं टाइम की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो log ई एन किसके इक्वल आ जाएगा, log ई एन नॉट। यानी टाइम जब 0 था, इसी को नेचुरल लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हो ना, 2.303 से मल्टीप्लाई करके सेम रिलेशन आएगा। मतलब n की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही होगी, n नोट की। तो यही बात हो रही है सर। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ाओगे तो कुछ जो माइनस हो रहा है वो चीज बढ़ रही है, कुछ माइनस होने वाली चीज बढ़ रही है, तो ओवरऑल अमाउंट कम हो रहा है या बढ़ रहा है, कम हो रहा है। इसलिए धीरे धीरे वैल्यू कम हो रही है, डायरेक्ट धीरे धीरे दिख रहा है। यस सर। लेकिन यहाँ पे कोई लैम्डा का स्क्वायर दिख रहा है, कोई एक्सपोनेंशियल दिख रहा है तुम्हें कुछ यहाँ, नो सर। नहीं सर। इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन आई हुई है बच्चे, बिल्कुल लीनियर फंक्शन है। लेकिन लीनियर फंक्शन किसके साथ है, ये लोग वाले के साथ, किसके साथ है, लोग वाले के साथ। जब सिंपल एन और टी के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कौन सा, n इज इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कहीं एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। नहीं सर। क्लियर है सबको, सर। फंक्शन आ रहा है। तो जब भी नेचुरल लॉग की बात कर रहा हूँ, यानी log n नोट की बात कर रहा हूँ टाइम के साथ, तो वो फंक्शन लीनियर है, लेकिन है तो वो भी कैसा, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। क्योंकि जब टाइम 0 था तो मैक्सिमम अमाउंट था, अब टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है तो अमाउंट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और वो इक्वेशन से तुम देख भी सकते हो, क्योंकि माइनस ऑफ लैम्डा टी हो रहा है ना, तो धीरे 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 कुछ जो माइनस का अमाउंट है वो बढ़ रहा है। तो जब माइनस का अमाउंट बढ़ रहा है तो धीरे धीरे चीज क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। मतलब नेगेटिव कह रहा हूँ, धीरे धीरे चीज क्या हो रही है, कम हो रही है। किसी को यहाँ तक किसी भी चीज में कुछ भी डाउट है तो मेरे से एक बार पूछ लो अभी बच्चों। क्या होता है रेडियो एक्टिविटी,
क्या होती है उसकी इक्वेशन, एन क्या है, एन नोट क्या है, एक्सपोनेंशियल कैसे आया, लॉग कैसे आया और टाइम पीरियड कैसे आया। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। चल सकते हैं आगे फिर? Yes, sir. चलो। Yes. अब रेट ऑफ डिके, इसमें तुमने कुछ खास याद नहीं रखना, रेट ऑफ डिके का मतलब समझ देना, क्योंकि ये बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो होगा जैसे तुमने एन की इक्वेशन लिखाई थी। बताता हूँ कैसे। रेट का मतलब क्या होता है, अभी कब बोलते हो ना कि कौन सा सब्सटेंस ज्यादा रेडियो एक्टिव है, भाई ये बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है, ये बहुत कम रेडियो एक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है कि ज्यादा रेडियो एक्टिव का मतलब उसकी एक्टिविटी ज्यादा है, मतलब उसका रेट ज्यादा है, मतलब थोड़े से अमाउंट में ही वो ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को क्या कर देता है, डिके कर देता है। जो थोड़े से अमाउंट में ज्यादा नंबर ऑफ डिके कर देता है तो उसका रेट ज्यादा, तो उसकी एक्टिविटी भी क्या होगा, ज्यादा। रेट को उसी से लिखेंगे, डी एन बाई डी टी जो लिखते हो, बस यहाँ पर डेल्टा एन बाई क्या लिख दो, डेल्टा टी। तो बिल्कुल सेम इक्वेशन है आर की और एन की। सर अभी डी एन बाई डी टी से इक्वेशन निकाली थी ना हमने, एन इज इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। सेम टू सेम आर भी वैसे ही फॉलो कर लेगा। आर क्या होगा, आर नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा टी। ठीक है, बस एक छोटी सी चीज तुमको दिमाग में रखना है कि अगर आर नोट वैसे क्वेश्चन में गिवन होगा, आर नोट क्या होगा क्वेश्चन में गिवन होगा, क्या होगा मैं बताता हूं। आर क्या होगा, डिके रेट, यहां पर क्या होता था एन, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर एट टाइम T. टी। ये क्या था, ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और कितने टाइम पर टी इज इक्वल टू 0। 0. सिमिलरली यहां पर भी वही चीज है, डिके रेट ऑफ एट टाइम टी। T. ये क्या था सर, डिके रेट एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। लैम्डा, तुम्हें पता है डिके कांस्टेंट। तो तुम्हें गिवन होगा कि जब टाइम 0 था तो उसका डिके रेट कितना है, यानी आर नोट की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी। लेकिन कई बार ना भी गिवन हो तो तुम एक फॉर्मूला छोटा सा दिमाग में रखना, आर नोट क्या होगा, लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दो किससे, And not. एन नोट से। समझ में आ रहा है किसको किससे किया है सर, लैम्डा को एन नोट से। किससे मल्टीप्लाई किया बच्चे, तुम्हें और अगर ओरिजिनल अमाउंट दे रखा होगा उसको डिके कांस्टेंट से बस क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसके क्वेश्चंस हम करेंगे, हम सबको समझा देंगे, लेकिन ये बहुत रेयर तुमको यूज करना पड़ेगा। एक्चुअल में वो तुम्हें गिवन होता है क्या, डिके रेट एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। सर तुम्हें अगर ऊपर वाली इक्वेशन में n नॉट नहीं दिया होगा तो n नॉट को मतलब लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई करना है? क्या क्या नहीं गिवन होगा, दोबारा बोलो। जैसे यहाँ पे r नॉट दिया है ना, r नॉट अगर नहीं ऊपर दिया वाली हो। equation- मैं तो कह ही रहा हूँ आर नोट तो गिवन ही होगा, और वहां तो 100% है एन नोट तुम्हें गिवन होगा। ठीक है, अगर एन नोट गिवन नहीं होगा तो तुम्हें ये बताया जाएगा कि कितने टाइम के बाद कितने न्यूक्लियाई बच गए, तो एन की वैल्यू गिवन होगी और एन नोट पूछा होगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ, ऐसा नहीं होगा किसी में, या तो एन नोट गिवन होगा या एन गिवन होगा। ठीक है, चले अभी तुम्हें क्वेश्चन दिखाएंगे यहाँ पर, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हाफ लाइफ के ऊपर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हाफ लाइफ के ऊपर आते हैं, इसीलिए मेरे को पूरा कंसेप्ट कराना पड़ रहा है ताकि हम हाफ लाइफ तक पहुंच सके। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो तो रेट ऑफ डिके की यूनिट होती है बैक्रेल, बीक्यू से लिखते हैं उसको, बीक्यू से। किससे लिखेंगे, बीक्यू से। और कभी कभी इसको क्यूरी में भी बोल देते हैं, मैडम क्यूरी जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी पे रिसर्च की थी अपनी, तो उसके उनके ऊपर इसका नाम दिया हुआ है। एक क्यूरी की यूनिट कितनी होती है, 3.7 इंटू 10⁻10 बैक। अगेन वही चीज, आज तक हमें किसी चीज को लर्न करने में दिक्कत आई है क्या, बताओ मुझे, चाहे वो फॉर्मूला हो या कुछ। नहीं हुआ ना ऐसा कि कभी कोई फॉर्मूले में दिक्कत आई हो लर्न करने में? फॉर्मूले तो सारे लर्न हो जाते हैं ना, तो ये भी हो जाएगा, ध्यान रखना, मैं करवा दूं। क्लियर है सबको? बोलो हाँ या नहीं। यहाँ तक किसी को किसी भी चीज में कुछ भी डाउट है तो मेरे से एक बार पूछ लो बच्चे। किसी को डाउट है? नो सर। पक्का? चले आगे? यस सर। चलो, अब ये मीन लाइफ क्या चीज है इसके बारे में हम बाद में आएंगे, अभी बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया ना, थोड़ा सा अभी देखते हैं, हाफ लाइफ के बारे में समझते हैं। हाफ लाइफ अभी तुम्हें बताया कि जब, देखो यहाँ पर दिख भी रहा होगा तुम्हें, हाफ लाइफ कितना होगा सर,
जब वो हाफ अपना डिके हो गया होगा। कैसे सर? हाफ बच गया होगा। एन की इक्वेशन बताओ मेरे को सबसे पहले। एन इज इक्वल टू एन नॉट not power minus lambda t. अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं तो टी हाफ टाइम कितना हो जाएगा? टी हाफ लिखा करो इसको। इसका मतलब t/2 नहीं है। कोई इसको ये मत समझ लेना अगर 5 दिन का टाइम है टोटल टाइम तो हाफ टाइम हो जाएगा 2.5। नहीं, समझ में आ रहा है? टी हाफ वो टाइम है जब वो कितना रह जाता है सर? अपने अमाउंट का हाफ रह जाता है। उसको कितना भी टाइम, क्योंकि ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ है क्या? नहीं ना। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ होता तो ये बोल सकते थे कि पूरा डिके होने में 5 दिन लगे तो आधा डिके होने में कितना लगेगा? 2.5। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कितना डिके हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि थोड़े अमाउंट के बाद कितने दिन के बाद कितना अमाउंट तुम्हारे पास बचा हुआ है। सबसे पहला जो लो पड़ा था। तो कहीं भी इसमें लीनियर रिलेशन नहीं लगेगा, याद रखना इस बात। तो मैंने ये टी हाफ बोला है तो इसका मतलब इसको ऐसे ही पढ़ो। ये क्या लिखा हुआ मैंने? टी हाफ। अच्छा, टी हाफ पर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन नोट बाय 2। क्यों सर? एन क्या होता था? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट एट टी इज इक्वल टाइम टी, है ना? तो टाइम टी, अब टी की जगह क्या है? टी हाफ पर। तो टी हाफ पर कितने न्यूक्लियाई बचे हुए होंगे? ओरिजिनल अमाउंट का कितना? आधा। तो एन की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? एन नोट बाय 2। अगर ओरिजिनल अमाउंट मान लो 100 था तो टी हाफ पर कितना बचा होगा? 50। अगर ओरिजिनल न्यूक्लियाई नंबर 500 था तो टी हाफ पर कितना बचा होगा? 250। तो इसीलिए एन की जगह क्या लिख सकते हो? एन नॉट बाई 2। तो एन नोट ई की पावर माइनस लेमडा टी। एन नोट से एन नोट गया। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? 1/2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा। ठीक है। अब इसको फिर से वही दोनों साइड लोग लोगे तो यहाँ पर कन्वर्ट करोगे, फिर इसको रिवर्स भी कर देना, लोग 2 बन जाएगा। उसको क्या बोलते हो तुम? 0.693। तो ये कुछ बन जाएगा तुम्हारे पास। तो अब फिर लैम्डा को क्या लिखोगे तुम? टी को क्या लिखोगे? टी हाफ को, सॉरी 0.693 याद है क्या? अब ये कर लोगे सबको? ये तो क्वेश्चन फॉर्मूला तुम्हें पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी, है ना? तो ये छोटा सा पार्ट प्रैक्टिस करके आना है इसकी। बट हाफ लाइफ का फॉर्मूला बहुत आसान है। टी हाफ क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन लैम्डा। टी हाफ वो टाइम है जब उसका हाफ अमाउंट बचा हुआ होगा, ना कि हाफ अमाउंट डीके हो गया होगा। अभी हाफ के लिए तो बोल सकते हो ऐसा, लेकिन आगे जाके तुम्हें पता लगेगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। क्या बोलोगे? टी हाफ वो टाइम है जब उसका हाफ अमाउंट बचा होगा, हाफ अमाउंट बचा हो। ठीक है। अगर हाफ अमाउंट डीके मतलब डीके हुआ होगा तभी बचा होगा ना। हाँ, मैं तभी तो बोल रहा हूँ अभी तो ये चीज वैलिड है। अभी तो ये चीज वैलिड है, आगे देखेंगे हम ऐसा मतलब क्यों है कि हाफ के लिए तो वैलिड है, लेकिन जब आगे हम जो फॉर्मूलाज करेंगे वो टी हाफ की फॉर्म में करेंगे। तो कई बार हम बोलेंगे 60 अमाउंट बचा हुआ है 100 में से, तो क्या हमेशा डीके 60 ही होगा? नो सर। नहीं, रिलेट करेंगे आगे। हाफ के लिए तो ये चीज वैलिड रहती है, लेकिन आगे के लिए वैलिड नहीं रहती। और हम बाकी सारे फॉर्मूले भी हाफ की फॉर्म में ही डिस्कस करेंगे। अभी तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा। आओ देखते हैं एक छोटा सा चीज। चलो ये मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा तुम्हें, तुम एक बार क्वेश्चन करो, उससे तुम्हें समझ में आएगा। अ सर्टेन सब्सटेंस डिकेज टू 1/32। कितना डिके हो रहा है सर? 1/32 ऑफ इट्स इनिशियल एक्टिविटी इन कितने दिनों में? 25 days। 25 डेज लग रहे हैं उसको। कितने दिनों क्या हो रहा है सर? उसका 1/32 अमाउंट डिके हो रहा है सर। तो बताओ उसकी हाफ लाइफ क्या होगी? सोचो। तो सर जब शुरू हुआ होगा, है ना, उसके बाद उसका क्या हुआ होगा? हाफ। फिर हाफ का कितना रह गया होगा? 1/4। फिर इसका भी हाफ क्या होगा? 1/2। फिर इसका भी हाफ कितना होगा? 1/16। फिर इसका भी हाफ कितना होगा? 1/32। 1/32 ही पूछा हुआ है ना। तो 0 से जब शुरू हो गया ओरिजिनल टाइम,
तो ये एक हाफ साइकिल लगी इसको। ये कितनी लगी सर? 2 हाफ साइकिल। ये 10 हाफ साइकिल। ये 4 और ये 5 अब तुम मेरे को बता सकते हो हाफ साइकिल कितनी होगी उसकी? एक हाफ साइकिल 5 5 की। ऑब्वियस सी बात है। तो क्वेश्चन देखो क्या आंसर आ रहा है। 5। अब समझ में आ रही है बात? थोड़ा थोड़ा यस। है ना? हालांकि इसको फॉर्मूले को निकालने के 4-5 एक और तरीका भी दिखाता हूँ। n इज इक्वल टू n नोट e की पावर माइनस लैम्डा टी। n की वैल्यू तो क्या पुट कर दो, कितना डीके हो गया सर? 1/32। 32 डिकेज 2 मतलब बच गया। डिकेज 2 1/32, इसका मतलब ये 1/32 बच गया है। लेकिन अगर बोलता डिके बाय 1/32, इसका मतलब 1/32 क्या हो चुका है? डीके हो चुका। तो ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखनी है यहाँ पर। समझ में आ रहा है क्या? तो अब क्या करोगे अगर इसको दूसरी इक्वेशन से करना है? कितना बच गया? 1/32। तो n नोट का 1/32 यहाँ लिख दो, यहाँ पर n नोट लिख दो, फिर e माइनस लैम्डा टी। एक इक्वेशन ये बनेगी और दूसरी इक्वेशन बनेगी टी हाफ की। टी हाफ की क्या बोलोगे? 0.693 अपॉन लैम्डा। यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी रखोगे? ये कितना n नोट बाई 32 कितने टाइम में बचा हुआ है? ये 25 days। तो यहाँ पर टी को 25 डेज को आवर्स और सेकंड में बदलना, जिसमें भी तुम्हारा मन करे। फिर वहां से तुम्हारी आएगी लैम्डा की वैल्यू। इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी? टी हाफ की, जो कि इसने पूछी। ये है इसका लॉन्ग मेथड। लेकिन शॉर्ट मेथड तुम्हें पता चल गया क्या? से देखो तो यहाँ पे देखा है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32। कितनी हाफ साइकिल लगी हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 हाफ साइकिल लगी है 25 दिन में। तो एक हाफ साइकिल कब में लगी होगी? 5 हाफ साइकिल का मतलब हुआ 25 दिन। तो एक हाफ साइकिल कब लगी होगी? अरे आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी सबको? यस बोलो भाई। फिर 5 हाफ साइकिल 25 दिन लगे हैं, तो एक हाफ साइकिल कितने दिन में हुई होगी? 5 दिन में हुई। वैसी बात तो वैसे ही किया हमने। फिर भी किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो, शॉर्टकट मेथड वाले में। अगर लॉन्ग कट से करना है, लॉन्ग वाले से करना है तो वो भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। इसे मजदूरी मेथड को छोड़ो। हाँ, बाकी समझ में आ गया सबको? वो तो आसान मेथड है ना, 0 से मतलब 1/32 का कैसे करना है सबको। यस सर। चलो इसको मैं रब कर देता हूँ। देखो 5 डेज। अब इसको ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए लाया था बाकी में, और चाहो तो अभी भी कर सकते हैं इसको हम। आओ कर ही देते हैं इसको। 1 सेकंड फटाफट देख लोगे तुम लोग, है ना? आंखें बंद कर ली है। हाँ हो, तुम्हारे कहाँ आंखें बंद करोगे? चलो कोई नहीं, हम देख ही लेंगे क्वेश्चन, क्या बार बार करना। वो क्या कह रहा है? हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 डेज। कितना है टी हाफ? 20 डेज। टी हाफ है 20 डेज, ठीक है। और वो कह रहा है व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर 7/8 ऑफ ओरिजिनल मास टू डिसइंटीग्रेट। 7/8 को डिसइंटीग्रेट होने में कितना टाइम लगेगा? कौन बताएगा कैसे होगा ये? ओरिजिनल टी हाफ की वैल्यू क्या दे रखी है? यानी एक हाफ साइकिल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 अब बताओ कैसे करोगे इसको? लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम थ्योरी पार्ट खत्म हो चुका है ना हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। टी हाफ के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, और एन और एन नोट के ऊपर भी आते हैं, और मीन लाइफ के ऊपर भी आते हैं। तो आज सारा कुछ पढ़ लोगे तो आज थ्योरी ज्यादा हो गई है ना? हुई थी ना थ्योरी ज्यादा शुरू में? इतने सारे फॉर्मूले अगर लर्न करने बैठ जाओगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस भी जरूरी है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। वैसे नहीं होगा जैसे आपने पिछला किया था। आओ अगर वैसे हो सकता तो करो। पहली बात तो ये बताओ इसने क्या बोला हुआ है? 7/8 को डिसइंटीग्रेट होने में टाइम कितना लगेगा? यानी 7/8 डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे।
तो हम कोई कितने इंटीग्रेट हुए हैं, डिसइंटीग्रेट हुए हैं, ये देखते हैं क्या हम अपने? इतने बच्चे हैं वो कितने देखो। बच्चे हैं? तो 7/8 अगर डिसइंटीग्रेट हो गए होंगे तो बचे कितने होंगे? तो 7/8 डिसइंटीग्रेट हुए तो 1/8 बचा ना। तो 1 माइनस 7/8 करके देख लो कितना आता है, 1/8। तो n नोट की n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/8। तो 1/8 बस अब तो हो गया। फिर हाँ, हाफ से 1/4 फिर 1/4 ओरिजिनल से कितना जाया होगा पहले? हाफ। 0 से हाफ हाफ कितना गया होगा? 1/4 और फिर 1 कितना by गया? तो बताओ कितना आंसर आएगा? 3 हाफ लाइफ 3 हाफ साइकिल्स। 3 हाफ साइकिल्स। तो कितना टाइम लगेगा टोटल बताओ ना? 3 60 होगा सर। 3 into 20 समझ में आ रहा है क्या? जितना भी देर का 60 Yes, डेज। sir. तो देखो आ गया क्या 60 डेज। Yes, sir. और नीट में तो ये एग्जैक्ट ऐसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे। जेई में थोड़े से भी मॉडिफाई करके आएंगे। हाँ बच्चे बोलो। सकीना आप कुछ पूछ रहे हो? सकीना? गलती से हो गया सर। ठीक है। तो यहां तक अब किसी को कुछ भी डाउट है, मैं अभी भी रुका हुआ हूँ 4-5 मिनट सिर्फ इसीलिए दे रहा हूँ, किसी को कोई भी डाउट हो। अभी हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट नहीं किए हैं, सिर्फ क्वेश्चन दिमाग में बिठा रहे हैं। एक फॉर्मूला और दिखाऊंगा अभी, वो कब यूज होगा देखो। अभी तो हमें पता लग रहा है सर 60 डेज, क्योंकि हम निकाल पा रहे हैं कि कितनी नंबर ऑफ हाफ साइकिल है। ये कितनी है? 1। ये कितनी हो गई? 2। ये कितनी हो गई? 3। लेकिन कई बार मेरे को सीधा इतना दे देगा कि अमाउंट भी नहीं देगा, और मेरे को सिर्फ इतना दे देगा कितनी नंबर ऑफ हाफ साइकिल हो गई है, और पूछेगा अमाउंट। तो मेरे को हाफ साइकिल के नंबर कितने हैं ये भी निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं हाफ साइकिल का नंबर? बहुत आसान है सर। अगर मान लो n हाफ साइकिल्स हो रही हैं, कितनी साइकिल्स हो रही हैं? n हाफ साइकिल्स हो रही हैं, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? t हाफ को किससे मल्टीप्लाई कर दो? n से। भाई सपोज कर लो 4 हाफ साइकिल हो रही हैं, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 4 इंटू t हाफ। समझ में आ रहा है? तो अगर n का वैल्यू निकालना हो तो कैसे कर देंगे? t बाय T half. ये तो तुमने अभी सीख ही रखा है ना। ऐसे ही नंबर ऑफ हाफ साइकिल दे रखी हो और पूछा हो टोटल टाइम, तो क्या करोगे सर? टी हाफ को n से मल्टीप्लाई कर दोगे। या ऐसा हो नंबर ऑफ हाफ साइकिल भी दे रखी है, टी हाफ भी दे रखा है, तो टोटल टाइम निकाल दोगे क्या आराम से? Yes, sir. एक और छोटा सा फॉर्मूला आएगा। अब इसमें ये नहीं पूछेगा टी कितना है, टी हाफ कितना है, ये पूछेगा n की बताओ कितना है, यानी कितना अमाउंट मेरा रह गया, बच गया। या क्या पूछ लेगा? n नोट की वैल्यू, यानी कितना अमाउंट मेरा ओरिजिनली था, कितना अमाउंट मेरा ओरिजिनली था। तो इसके लिए और देगा क्या? n की वैल्यू देगा। सिर्फ किसकी वैल्यू देगा? n की, और t की भी दे देगा। t की भी दे देगा। तो एक तो तरीका है, मैं बार बार मैं लगा सकता हूँ आसानी से अनुमान इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव ही कर दिया गया है इसी के लिए। देखो यहाँ पर ये दिख रहा है सबको? Yes, sir. n इज इक्वल टू n नोट हाफ की पावर n। क्या लिखा हुआ है सर? ये n इज इक्वल टू n नॉट हाफ की पावर n। इस फॉर्मूले को लिखो, ये फॉर्मूला इतना आसान हो जाएगा ना सारी चीजें। देखो कैसे, दोबारा बोलो क्या है? n is equal to n नॉट हाफ की पावर n। यही है क्या? देखो किसी को भी कोई डाउट? अब इसमें कैसे यूज होगा इसको मैं बताता हूँ। देखो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी चलो हाफ पीरियड n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ हाफ साइकिल्स, नंबर ऑफ हाफ साइकिल। अगर मैं एक ही हाफ साइकिल करूं, फर्स्ट हाफ साइकिल में ओरिजिनल से कितना अमाउंट डिक्रीज, कितना रह जाता है? ओरिजिनल से 1/2। तो n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी? n नोट बाय 2 रह जानी चाहिए थी। चेक कर लेते हैं। n की जगह क्या पुट करोगे? कितनी नंबर ऑफ हाफ साइकिल हुए हैं सिर्फ? तो n इज इक्वल टू n नोट 1/2। n की जगह क्या लिखो? 1 तो आंसर क्या आ रहा है देखो? n not क्या सही नहीं आया? हाफ अमाउंट रह गया। अच्छा, सेकंड साइकिल में कितना रह जाता है? पावर 2 हो जाएगी। 1/4। अब ये कितनी हाफ साइकिल हो गई? 2. तो इस फॉर्मूले में n की जगह क्या पुट कर दूं? n इज इक्वल टू 2। तो n इज इक्वल टू n नोट 1/2 क्या हो जाएगा?
ऐसे ही 3 पुट करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी n नॉट बाय, नहीं आएगा सर। फर्क क्या हो जाएगा सर? सिर्फ इसीलिए मैंने को ये क्वेश्चन पता चला क्योंकि कई बार हमें n की वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट दे रखी होगी। अभी मैं तुमसे पूछ लूं बताओ 3.5 हाफ साइकिल में कितना, तो कंफ्यूजन हो जाती है ना, है ना? Yes, sir. तो यहाँ पर सिंपल n की वैल्यू 3.5 या 3/2 रख दो। समझ में आ रहा है? Yes, sir. सॉरी 3.5 ऐसे लिखो, है ना? 3/2 क्यों लिखोगे? 3/2 का मतलब कितनी हाफ साइकिल हो गई? 1.5 1.5 यानी डेढ़ साइकिल, है ना? तो अगर 1.5 साइकिल पूछ ले तब कैसे होगा? तुमने यहाँ पर n की वैल्यू क्या पुट कर देनी है? 3/2। 1.5 साइकिल का मतलब 3/2। हाफ साइकिल हाफ साइकिल का मतलब 0.2। समझ में आ रहा है? अब अगर इसमें ही पूछ लेता हाफ साइकिल तो कैसे करते? कैसे करोगे बताओ? हाफ साइकिल के बाद कितना अमाउंट बच गया, तो कैसे करोगे सर इसको? n इज इक्वल टू n नोट 1/, बोलो क्या लिखूं? 1/2 पावर n। मैंने पूछा जब कितनी साइकिल कंप्लीट हो? हाफ साइकिल। हाफ साइकिल का भी हाफ यानी n कितना हो? 0.5 यानी 1/2। तो n इज इक्वल टू n नोट 1/2 की पावर भी कितनी हो जाएगी? 1/2. तो n इज इक्वल टू n नोट 1 की पावर 1/2 तो 1 ही आएगा। 2 की पावर 1/2 क्या होता है? √2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? N not by. समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes, sir. Yes. किसी को कोई भी डाउट है इसमें? No, sir. फिर भी किसी को हल्का सा भी कैसा भी डाउट रह जाता है बच्चे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो भी मेरे से पूछ लो। अब इसको तुम डिवाइड भी कर दो, क्या आंसर आएगा? फटाफट डिवाइड करो इसको, बताओ मुझे। फटाफट डिवाइड करो। 0.709 0.9 ऑफ n नोट यानी कितने परसेंट हो गया? देखो 70 लगभग 70 यस या 71 या 70 के करीब। यानी n क्या होता है? बचा हुआ या डिके हुआ? बचा हुआ। जब हाफ साइकिल का भी हाफ टाइम पीरियड होगा तब कितना परसेंट डिके हो गया होगा? 30% डिके हो गया होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो समझो, अगर मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, अगर मान लो हाफ लाइफ पीरियड था 4 डेज, तो 4 डेज में कितना बच जाना चाहिए था n का? n नोट बाय 2 बच जाना चाहिए था। लेकिन फिर 2 डेज में कितना हो जाना चाहिए था? n नोट बाय 4 हुआ कितना है? 30% डीके हुआ। समझ रहे हो? यस 30%। तो उस हिसाब से है, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, दिमाग में रखना इस बात। तो हम हर उसके लिए यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ टाइम पीरियड के मल्टीपल में ही होगा। फर्स्ट टी हाफ के लिए देखेंगे, फिर किसके लिए देखेंगे? सेकेंड टी हाफ के लिए देखेंगे, फिर थर्ड टी हाफ के लिए। क्योंकि मैं कंफर्म सिर्फ टी हाफ के लिए ही बोल सकता हूँ कि पहले टी हाफ में जो बचेगा वो पहले का हाफ बचेगा, दूसरे टी हाफ में बचेगा जो उससे पहले का है उसका भी हाफ बचेगा, तीसरे टी हाफ में जो बचेगा वो दूसरे वाले का भी क्या बचेगा? हाफ बचेगा, चौथे वाले में जो बचेगा वो तीसरे वाले का भी क्या बचेगा? हाफ। मैं इनके साथ तो कंपेयर कर सकता हूँ, बाकियों के साथ कंपेयर नहीं कर रहा। देखो तुम टी हाफ का भी आधा टाइम पीरियड हुआ है, तो होना तो 25% चाहिए था, लेकिन हुआ कितना? सिर्फ 30% हो गया। होना कितना चाहिए था? सिर्फ 25%, लेकिन हुआ कितना? 30। तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, लेकिन टी हाफ में तो मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि अगर टी हाफ की बात करूं, पहले में अगर एन नोट था, पहले में अगर 60 था, तो अब कितना रह गया होगा? 30। फिर अगले में कितना रह गया होगा? उसी हिसाब से समझ में आ रहा है? एन से एन नोट से जाएगा एन नोट बाय 2, फिर जाएगा एन नोट बाय 4, फिर कितना जाएगा? इसका भी हाफ, एन नोट बाय 8, फिर कितना आ जाएगा? एन नोट बाय 6। क्लियर है सबको? यस सर। याद रखना, तो किसके मल्टीपल में बात करना आसान हो जाएगा हमारे लिए? टी हाफ के मल्टीपल। हाफ के मल्टीपल। अब किसी को कोई डाउट? नहीं सर।
बोलो फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाए। No, sir. चलो 25 days वाला क्वेश्चन निकालना। ये लो 25 नहीं 25 तो मैंने एग्जांपल लिया था, इन्होंने तो 20 वाला लिया था ना। ना सर था ही। सबसे पहले किया था, जो सबसे पहले किया था ये रहा। ये वाला हाँ हाँ दिखा रहा हूँ, ये रहा। सर आंसर वाला बताओ। ये रहा। भाई ओरिजिनली अगर 1 ग्राम मान लो तो 1 ग्राम का हाफ बच गया, फिर 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16, फिर 1/30। हो गया सर। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट रह गया है तो इसमें मेरे से बताओ। No, sir. कुछ भी पक्का मान सकते हैं हो जाएगा। अब एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियो मतलब एन का फॉर्मूला क्या होगा, n इज इक्वल टू, साथ साथ बोलो माइक ऑन करके, n नॉट की पावर माइनस लैम्डा टी। और टी हाफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन लैम्डा। और लैम्डा होता क्या है, डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट। और टी हाफ का मतलब कितना अमाउंट बच जाएगा उसका टोटल का, आधे हाफ बच जाएगा। हाफ बच जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए अब याद आया, अब देखो हमने रिलेशन निकाला, तुम्हें पता लगा क्यों मैं बार बार बोल रहा था कि टी हाफ का मतलब कितना अमाउंट बच गया, ये नहीं कि कितना डीके हो गया, क्योंकि आगे भी हमने देखा ना टी हाफ का मल्टीप्लाई ही देखा सारा कुछ, तो इस हिसाब से करना है हमने। और दूसरी बात एक और चीज पढ़ी थी हमने कि एन नोट क्या है, एन क्या है, कितना अमाउंट बच गया है, कितना डिसइंटीग्रेट हो गया, बच गया है कितना। और अगर लिखा हो क्वेश्चन में कि द टाइम टेकन टू डिके 1/8 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट, इसका मतलब क्या है, 1/8 डिके हो गया या 1/8 बच गया, 2 फिर बच गया। बच गया। और कुछ बोले बाय डिके बाय 1/8, इसका मतलब 1/8 क्या हो गया, हो गया। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। तो जो नॉर्मल चीज थी आज बेसिक पार्ट वो हमने कवर कर लिया। कल हम क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आएंगे हम क्वेश्चंस करेंगे इसके जितने, ठीक है, जितने हो सकेंगे उतने क्वेश्चंस करेंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके, अभी तो बस बेसिक स्टार्ट हुआ था हमारा, ठीक है, और मीन लाइफ के बारे में बात करें। ठीक है बच्चों, तो पीडीएफ क्वेश्चन पीडीएफ भेज देंगे। क्या कह रहे हो शिवानी? सर सैटरडे को क्यू वैल्यू वाले क्वेश्चन हुए थे, उस दिन लेक्चर मिस हो गया था। हाँ उसका रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल हो जाएगा, तुम्हें कल तक हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ बोलो दीपिका। सर पीडीएफ में ना आप ना प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाल देना थोड़े। ठीक है बच्चे डाल देंगे, और वैसे प्रैक्टिस के लिए भी तो अब देने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि 2-3 दिन अब क्लास नहीं लगेगी, कल तो लगेगी, कल तो तुम्हारी है ही नहीं ना हमारी, यस तो डालने ही पड़ेंगे। मैं वो देहरादून जा रहे हो आप? हाँ तो अभी देखते हैं कि तुम्हारे लिए एक अलग से पीडीएफ बनानी पड़ेगी, क्योंकि होमवर्क तो दे के जाएंगे ना पूरा, तो उसी के अंदर Yes. डाल देंगे, ठीक है। ओके बच्चे, कितने दिन चलेगी आपकी मीटिंग? बच्चे भी कुछ आइडिया नहीं है, मेरे हिसाब से तो 9 या 10 को आएंगे वापस, तो 1 हफ्ता लगा के चलो तुम, वैसे तो 4 या 5 डेज रहता है टाइम। आपको दूर पड़ता है सर देहरादून? हाँ पड़ ही जाता है, यहाँ से देखते हैं। चलो क्यों दीपिका तुम्हारे गांव में है? क्या हो गया? तुम्हारे गांव में है देहरादून? हमारे घर से नजदीक है बहन। ज्यादा चलो बच्चों मैं तो निकलूं, हमारी क्लास है बच्चों के लिए, ठीक है, बाय। बाय। सर एक्स्ट्रा क्लास। एक्स्ट्रा क्लास होगी अभी, बता दूंगा तुम्हें, यस सर। ठीक।